कही हुई इतनी बातों में से कोई एक बात ही समझ में आ जाए। हम कोशिश करेंगे जीजी सा, गौरी लड़खड़ाती जुबान से धीरे से बोली। हम जानते थे कि आप हमें निराश नहीं करेंगी। महादेव आप दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, दमयंती ने गौरी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आकर चली गई थी। अरे वाह भाई, कमाल हो गया ये तो। दमयंती जी, हमने आपसे कहा था ना, गौरी मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। शिव के साथ अंदर की तरफ से मुस्कुराते हुए राघवेंद्र सिंह आ रहे थे, जिनकी नजरें सिर्फ गौरी को ही देखे जा रही थी। पर वो जिस तरह से गौरी को देख रहे थे, रानो को उनकी ये नजरें कभी भी नहीं सुहाई थी, ना ही अब और ना ही जया जीजी और शिवराज कुंवर सा की शादी के समय। जीजी साहब, अब हमें चलना चाहिए, घनी देर हो गई से दादी माँ सा इंतजार कर रही होंगी। रानो राघवेंद्र की बेचैन नजरों से घबराते हुए बोली। पर रानो के मनोभाव से अनजान गौरी की तो मन की मुराद पूरी हो गई थी रानो की बात सुनकर। हाँ जीजी साहब, अब आज्ञा दीजिए हमें, सच में बहुत देर हो रही है, दादी माँ साहब चिंता करने लग जाएंगी। गौरी ने कहा। अरे ये क्या बात हुई आपकी गौरी, हम आए और आप जा रही है? कुछ देर अपने नंदोई सा के साथ भी गुजार लीजिए। राघवेंद्र बत्ती से निकालते हुए बोला था। जी फिर कभी। गौरी को आदत नहीं थी इतना फॉर्मल होने की, सो राघवेंद्र का ये बिहेवियर उसे भी असहज कर रहा था। उधर राघवेंद्र के मन में जो कुछ भी चल रहा था, उससे अब तक पूर्णतया अनजान शिव को भी अच्छा लगा था, और वो सोच रहा था कि शायद गौरी राघवेंद्र जीजा सा के कहने पर ही थोड़ी देर और रुक जाए। हम जरूर रुकते जीजा सा, पर अभी हमें देर हो रही है, हमें इजाजत दीजिए। गौरी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत विनम्र भाव से कहा। अरे इतनी सी बात के लिए आप हमारे हाथ मत जोड़िए गौरी। राघवेंद्र हंसते हुए जैसे ही गौरी के हाथों को अपने हाथों में लेने के लिए आगे बढ़ा, रानो ने फौरन ही गौरी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उससे कहा, चलिए अब गौरी दीदी, वरना सच में देर हो जाएगी। रानो के इस बर्ताव पर शिव और दमयंती ने ज्यादा गौर नहीं किया, पर राघवेंद्र सिंह खिसिया गए थे। आइए आपको घर तक छोड़ दे, अब इतना तो कर ही सकते हैं, आखिर आप हमारे घर की होने वाली कुलवधू जो है। राघवेंद्र सोच रहा था कि रानो ने बड़ी चालाकी से अपने और राघवेंद्र के बीच में दादी मासा सुभद्रा जी को लाकर खड़ा कर दिया था। अरे नहीं रानो जी, इतनी सी बात के लिए आपको दादी मासा को परेशान करने की क्या जरूरत है। राघवेंद्र के चेहरे पर दादी मासा का नाम लेते ही एक उलझन सी दिखने लगी थी। हाँ रानो, हम भी मजाक ही कर रहे थे। अरे भाई, अब तो गौरी आपकी दीदी है, तो आप पूरे हक से इन्हें अपने साथ ले जा सकती है, पर एक बार इन्हें हमारे सिसोदिया खानदान की कुलवधू बन जाने दीजिए, इन्हें हम कहीं भी नहीं जाने देंगे। दमयंती ने प्यार से गौरी के चिन्ह पर उंगली रखकर उसके खूबसूरत मगर उदासी से भरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। गौरी ने बड़ी कुशलता से अपने चेहरे की उदासी को एक पल में ही झूठी मुस्कान से छिपा लिया था। सही कहा आपने दमयंती हुकुमसा, इन्हें फिर हम हमेशा अपनी नजरों के सामने रखेंगे। राघवेंद्र गौरी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इस बार राघवेंद्र की बात सुनकर दमयंती के साथ साथ शिव भी राघवेंद्र की तरफ देखने लगा था। वो हमारा मतलब था कि शादी के बाद तो गौरी यही रहेंगी ना, आपकी और हमारी नजरों के सामने। राघवेंद्र ने हड़बड़ाते हुए अपनी बात पूरी की और फिर दमयंती से बोला, हुकुम, हम जरा एक अर्जेंट फोन कॉल निपटा कर आते हैं, आप तब तक बातें कीजिए। राघवेंद्र अपना फोन लेकर वहां से एक किनारे चला गया। क्या कर रहे हो राघवेंद्र सिंह, इतना उतावलापन सही नहीं है, जब 2 साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही। वैसे भी गौरी का मन शिव की तरफ से खट्टा है, तो मुझे तो एक बार फिर से बस उसे एक छोटी सी फिल्म दिखानी है और गौरी के मन की खटास शिव के लिए नफरत में बदल जाएगी, पर तब तक के लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। ये नौकरानी कुछ ज्यादा ही मुंह लग गई है गौरी और दमयंती की, इससे हमें बचकर ही रहना पड़ेगा। राघवेंद्र फोन को फर्जी ही कान में लगाए हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था। सामने कुछ दूरी पर खड़ी दमयंती को यही लग रहा था कि वो सच में किसी से फोन पर बात कर रहा था। अब जब आपने सोच ही लिया है तो फिर आइए हम आपको पार्किंग तक छोड़ देते हैं।
दमयंती ने रानो के साथ चलने के लिए गौरी से कहा। नाना जीजी सा, आप इतना कष्ट मत कीजिए। जीजा सा शायद आपसे ही मिलने के लिए यहाँ आए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कीजिए, हम रानो के साथ चले जाएंगे। गौरी ने बहुत विनम्रता से दमयंती के आगे हाथ जोड़ लिए थे। अच्छा ठीक है, हम राघवेंद्र जी को ज्वाइन कर रहे हैं, पर शिव आप तो उन्हें छोड़ने जा सकते हैं ना पार्किंग तक। दमयंती ने हाथ पकड़कर शिव को गौरी के सामने खड़ा कर दिया। दमयंती की इस हरकत पर शिवरी हैरान से 2 कदम पीछे हटकर खड़े हो गए थे। वही थोड़ी दूर खड़े राघवेंद्र का जी जल गया था अपनी पत्नी की इस हरकत पर। जी इट्स ओके, वो रानो के साथ चली जाएंगी, फिर क्यों उन्हें फोर्स कर रही है आप? शिव ने दमयंती की तरफ नाराजगी वाले भाव से देखते हुए कहा। अरे पर ऐसे कैसे? दमयंती कुछ और कहती इससे पहले ही गौरी की बात सुनकर शिव और रानो हैरान रह गए थे, पर दमयंती के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई थी। क्या कुंवरसा हमें छोड़ दे पार्किंग तक, हमें कोई आपत्ति नहीं है। महादेव आपको खूब सद्बुद्धि दे गौरी, आपको समझ में आ ही जाए कि आखिर गौरी को शिव का होना ही है एक दिन। दमयंती मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। रानो ये हमें दीजिए। शिव ने रानो के हाथों में पकड़े हुए शॉपर्स को अपने हाथों में लेते हुए कहा और बिना किसी भाव के गौरी और रानो को अपने साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया। राघवेंद्र उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ रहा था। आखिर राघवेंद्र के आने से रानो इतनी परेशान क्यों थी? क्या शिव और गौरी की ये शादी हो पाएगी? और क्यों ये दोनों एक दूसरे से इतनी दूरी बनाकर रखते थे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एपिसोड 8। शिव और गौरी को एक साथ जाता देख दमयंती बोली, आपने देखा ना राघवेंद्र जी, दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। दमयंती अपनी खुशी में खोई हुई राघवेंद्र के चेहरे के बनते बिगड़ते हुए भावों को देख ही नहीं पा रही थी। मुझे किसी भी हाल में इन दोनों को एक नहीं होने देना है, राघवेंद्र धीमे से दांत चबाते हुए बोला। आपने कुछ कहा? दमयंती ने बेध्यानी में राघवेंद्र की तरफ देखा था। हम बस यही कह रहे हैं कि आप खुश हैं ना? राघवेंद्र ने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बदलते हुए कहा। हम बहुत खुश हैं। दमयंती अपने दोनों हाथों से राघवेंद्र के हाथों को थामे हुए बोली, और हम आपकी खुशी में खुश है हुकुम। राघवेंद्र ने दमयंती के सामने अपने सर को झुकाते हुए कहा और दमयंती को अपने गले से लगा लिया, पर उसकी आंखों में गुस्से के लाल डोरे तैर रहे थे जिनसे दमयंती पूरी तरह से अनजान थी। गौरी भले ही शिव की उपस्थिति से असहज महसूस कर रही थी, पर रानो को शिव की मौजूदगी बहुत राहत दे रही थी। इधर राघवेंद्र जिस तरह से गौरी को देख रहा था, उसे 2 साल पहले का वो मंजर याद आ गया था जब एक फैमिली फंक्शन में राघवेंद्र गौरी से अचानक ही टकरा गया था। गौरी तो उसे सॉरी बोलकर आगे चली गई थी, पर राघवेंद्र उसे शिकारी नजरों से ताड़ता ही रह गया था। फंक्शन में मेहमानों को चाय नाश्ता सर्व कर रही बाकी नौकरों के साथ रानो की तेज नजरों से ये सब छुप नहीं सका था, पर राघवेंद्र सिसोदियास का दामाद था और उस वक्त वो वहाँ मेहमान बनकर आया था, तो रानो का सीधे सीधे उसके बारे में कुछ कहना इतना आसान भी तो नहीं था। लेकिन उस हादसे के बाद सबसे ज्यादा पछतावा रानो को ही हुआ था। काश कि वो राघवेंद्र के बारे में पहले ही सबको सब कुछ बता देती, तो शायद ये अनहोनी ना होती जिसकी वजह से गौरी को अपने भी घर से दूर होना पड़ा था 2 साल के लिए। और शिव, वो तो अपने उस गिल्ट से बाहर तक नहीं निकल पाया था अब तक। रानो ये गाड़ी में रख दीजिए। शिव रानो को एक बार फिर से वो सभी शॉपर्स गाड़ी में रखने को बोल रहा था, पर रानो तो अपनी ही धुन में खोई हुई थी। रानो, आपका ध्यान किधर है? गौरी ने आहिस्ते से रानो के कोहनी को अपनी कोहनी से छुलाते हुए कहा। अब कहीं नहीं, मैं भला कहाँ खो जाऊंगी, होना आप लोगों को चाहिए एक दूसरे के साथ में, पर आप दोनों को साथ में देखकर लगता है कि जैसे 2 सीबीआई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल खामोश, चुपचाप और सीरियस मोड में। रानो हंसने लगी थी अपनी बात पर
पता नहीं क्यों, पर जब से उसने राघवेंद्र की आंखों में गौरी के लिए एक अजीब सी फीलिंग देखी थी, उसकी दिली ख्वाहिश हो रही थी कि अब गौरी और शिव की शादी बिना किसी विघ्न बाधा के जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। और वो आज घर लौटते ही इस संबंध में दादी मासा से बात करना चाह रही थी। रानो एक बार फिर से अपने ही ख्यालों में खो गई थी, बिना इस बात पर ध्यान दिए हुए कि उसकी अभी भी की गई बेफिजूल की बकवास से शिव और गौरी दोनों ही अकबकाकर पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे से पहलू बदलकर खड़े हो गए थे। रानो, वहां ऊपर दमयंती जीजीसा के सामने आपको घर जाने की बहुत जल्दी मची हुई थी, पर अब आपको देखकर लग रहा है कि जैसे आपका नील कमल जाने का कोई मन ही नहीं है। शिव ने रानो को अपने में ही खोया हुआ खड़ा देखकर टोक दिया। रानो अगर इतनी जल्दी जाने की जिद नहीं करती तो कम से कम गौरी अभी कुछ देर और उसकी आंखों के सामने रह सकती थी। क्या फर्क पड़ता कि वो उसे अपने सामने नोट करती भी या नहीं, उसकी किसी बात का जवाब देती भी या नहीं, उससे बात करती भी या नहीं। शिव के लिए तो गौरी का एहसास ही काफी था उसे अपने रूबरू महसूस करने के लिए। शिव भी अपने दिल की हालत से मजबूर था। वो गौरी के सामने पड़कर उसे किसी भी अप एंड डाउन वाली कंडीशन में फंसने से बचाना भी चाहता था, पर अब जब वो उसके सामने आ ही गई थी तो उसका बावरा मन भी यही कामना कर रहा था कि कुछ भी करके, कोई भी बहाना करके गौरी थोड़ी देर के लिए उसके आसपास और ठहर जाए। रानो और राघवेंद्र के मन की हलचल से अनजान शिव अपने दिल के अलग ही एहसासों में डूबा हुआ था। रानो, आप लोग पहुंच जाए तो प्लीज गिव मी अ मिस्ड कॉल सो दैट आई कैन मेक श्योर दैट बोथ ऑफ यू रीच्ड होम सेफली। शिव ने तिरछी नजरों से गौरी की तरफ देखते हुए रानो से कहा। गौरी शिव को अनसुना करते हुए गाड़ी में पीछे की तरफ सीट पर जाकर बैठ गई। रानो शिव को बस साकेतिक रूप से ही हाँ करके चुपचाप मुंह पर हाथ रखे हंसते हुए गौरी के पीछे पीछे जाकर गाड़ी में बैठ गई। पता नहीं क्यों, पर आज रानो को शिव में कहीं कोई कमी नहीं नजर आ रही थी। गौरी दीदी को जरूर ही कुंवर सा के बारे में कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। रानो ये मन ही मन सोचते हुए ड्राइवर को चलने के लिए बोली और ड्राइवर ने गाड़ी को नील कमल की तरफ भगाना शुरू कर दिया। आखिर आप क्यों हमसे किसी भी तरह की उम्मीद रखेंगी गौरी? हम कभी आपको बता ही नहीं सके कि हम। गाड़ी से उठने वाले धुएं की धुंध में खोए शिव को होश तब आया जब उसने अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस किया। जीजी साहब, आप यहाँ? हमारा मतलब है कि आप यहाँ हैं तो फिर जीजा सा कहाँ है? शिव दमयंती को पार्किंग में अकेला ही खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गया था। आप तो जानते हैं ना शिव, अपने जीजा सा को हमसे ज्यादा तो उन्हें उनका बिजनेस प्यारा है। वो हमारे साथ आ ही रहे थे कि अचानक से कोई फोन कॉल आ गया और एक जरूरी मीटिंग के लिए उन्हें अभी निकलना पड़ गया। दमयंती ने पार्किंग में अपने अकेले खड़े रहने का रीजन बताते हुए कहा, आइए आपको घर छोड़ते, फिर हमें भी एक अर्जेंट डील फाइनल करने के लिए क्लाइंट से डिनर पर मिलना है। शिव ने स्टेयरिंग संभालते हुए कहा, आप दोनों लोग थकते नहीं है? दिन भर वीसी, क्लाइंट मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन, ब्लूप्रिंट्स तैयार करना, उफ, ये तो चक्कर ही आने लगे इतने सारे काम का एक साथ विचार करते हुए। दमयंती अपने दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोली। शिव दमयंती की बात सुनकर मुस्कुरा उठा। जीजी सा, अगर हमें आपकी तरह चक्कर आने लगेंगे तो हमारे राइवल्स को 1 मिनट नहीं लगेगा सिसोदिया एम्पायर की मजबूत दीवार में सेंध लगाने में। मुश्किल शिखर पर पहुंचना नहीं होता है जीजी, मुश्किल शिखर पर बने हुए अपनी पोजीशन को बरकरार रखना होता है, और वो भी अपने जमीर को जिंदा रखते हुए। शिव सामने गाड़ी चलाते हुए एक नजर दमयंती के चेहरे पर भी डालते हुए बोला। शिव की आखिरी बात सुनकर दमयंती का चेहरा हल्की सी उदासी से घिर गया था, पर उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए बातों का रुख मोड़ दिया था। शिव भी कहीं ना कहीं यही चाहता था कि फिलहाल या तो बातें बंद ही हो जाए या फिर बातों का टॉपिक ही बदल जाए, इसीलिए वो भी शांति से गाड़ी चलाने में व्यस्त हो गया था। इधर नीलकमल चौहान हाउस में सुभद्रा जी बाहर लिविंग रूम में बैठी हुई गौरी के आने का इंतजार कर रही थी। सुभद्रा जी के पीछे खड़ी कमला कई चक्कर लगा चुकी थी दरवाजे तक के। अरे कमला, तेरे ऐसे चक्कर लगाने से गौरी बिटिया जल्दी आ जाएंगी क्या? क्यों खून जला रही है अपना? जा और जाकर बड़ी मालकिन का ध्यान रख जाकर। बगीचे में एक किनारे कुर्सी पर बैठे सुस्ता रहे माली को कमला के बार बार गेट तक आने जाने से बड़ी उलझन हो रही थी।
बड़ी मालकिन की मुंह लगी है तो क्या हमें आराम भी नहीं करने देगी ये? माली अपनी कुर्सी पर बड़बड़ाते हुए इधर उधर पहलू बदलने लगा था। माली की इस हालत से गेटकीपर भी इत्तेफाक रखता हुआ नजर आ रहा था। आखिर कमला की दौड़ बार बार मेन गेट तक ही तो जाकर खत्म हो जाती थी और सड़क पर किनारे से झांक लेने के बाद फिर से अंदर चली जाती थी। ये कमला ऐसे ना मानेगी। जब तक गौरी बिटिया की गाड़ी इसे दिखाई ना पड़ेगी, ना तो जय खुद चैन से बैठेगी और ना काऊ को बैठने देगी। गेट कीपर भी मुंह बना रहा था कमला की लेफ्ट राइट से तंग आकर। आज तो आपने लगता है बहुत सारी खरीदारी की है गौरी। रानो के दोनों हाथों में हाथ भरकर शॉपर्स को देखकर सुभद्रा जी का आशंकित मन थोड़ा सा सहज हुआ था। कहा दादी मासा, गौरी दीदी को कहाँ कुछ समझ में आ रहा था। वो तो भला हो को। रानो इससे पहले कुछ और कहती, गौरी ने उसे आंखों के इशारे से चुप रहने का इशारा कर दिया। आप रुक क्यों गई रानो? हमें जानना था कि आखिर आप कहना क्या चाह रही थी। सुभद्रा जी चेहरे पर जिज्ञासु भाव लिए हुए रानो की तरफ देख रही थी, जबकि वो खुद ही तो आज के इस कार्यक्रम की तादरता थी। कुछ नहीं दादी मासा, मैं तो बस ये कह रही थी कि गौरी दीदी की वजह से तो बेचारे सेल्समैन के सर में दर्द हो गया आज। लगभग पूरा काउंटर ही खाली करवा लिया था दीदी ने। रानो हंसते हुए बोली जा रही थी। गौरी ने कहा, दादी मासा हम थक गए हैं, हम आराम करना चाहते हैं। गौरी को कोई मतलब नहीं था रानो के साथ उस खरीदारी में। ठीक है, आप आराम कीजिए, खाना तैयार होते ही हम आपको बुलवा लेंगे। सुभद्रा जी ने स्माइलिंग फेस के साथ कहा, हमें इसी बात की खास खुशी है गौरी कि आप हमारी बात मानकर आज बाहर गई। भले ही शिव से आपकी मुलाकात आपको एक इत्तेफाक लगे, पर ये हमारी ही कोशिश थी आपको उनके सामने लाने की। ये गाहे बगाहे मिलना और नानुकुर करते हुए भी एक दूसरे की पसंद को स्वीकार करना ही पहली सीढ़ी होती है किसी अनजान को अपने दिल के अंदर आने का रास्ता दिखाने की। फिर शिव आपके लिए इतने भी अनजान नहीं है। बस कमी है तो चंद मुलाकातों की, जो आप दोनों को एक दूसरे का पूरक होने का एहसास दिलवाएंगी। सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में जा रही गौरी को पीछे से देखते हुए सुभद्रा जी अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए एक नया प्लान बनाने में लग गई थी। क्या गौरी और शिव को एक करने के लिए उन दोनों को मिलवाना सुभद्रा जी का प्लान था? क्या राघवेंद्र की गौरी पर बुरी नजर थी और राघवेंद्र आगे क्या करने वाला था? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड।